Hello students, welcome to my English. I am Hira and today I will be discussing with you a very important lesson, lesson number 14 of NIOS class 12th English book, and the name of the lesson is The Road Not Taken. अब ये जो lesson है The Road Not Taken, ये NIOS इंग्लिश में तो क्लास 12th में आया है, लेकिन ये CBSE इंग्लिश में भी है एंड आई थिंक ये क्लास 9th में The Road Not Taken hai. So if you are in CBSE and you are studying the same poem, then this video may be helpful for you also. Before we jump into the lesson, let's understand कि ये poem क्या है, किस बारे में बताती है and थोड़ा सा इससे हमें poem को understand करने में थोड़ा easy होगा, आसान होगा. The road not taken का मतलब क्या है? ऐसा रोड जो नहीं लिया गया. बेसिकली ये जो पोयम है ये हमारी लाइफ को रेप्लिकेट करती है, ये हमारी लाइफ के बारे में बताती है कि जब भी हम लाइफ में कुछ फैसला लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ चॉइसेस वी मेक चॉइसेस, वी आर ऑलवेज फेस्ड विद टू सिचुएशंस. हम ऑलवेज दो चॉइसेस हमारे सामने होती हैं. वन इज वी want to go to and one is we don't want to go to. Sometimes we are confused which one to take. हम कंफ्यूज होते हैं ऑफन कि हम इस साइड पर जाएं या चॉइस ए लें या चॉइस बी लें. सो दिस एग्जैक्टली इज व्हाट द पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट, द रोड नॉट टेकन. इस पोएम के अंदर, इस पोएम में दो रास्ते बताए गए हैं पोएट के थ्रू. पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएट ने ये बताया है कि जब भी हम अपनी लाइफ में जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ किसी दौराहे पे किसी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, तो वी आर फेस्ड विद टू चॉइसेस. एक चॉइस ऐसी है जो ज़्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं, एक चॉइस ऐसी होती है जो ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं करते. एंड दैट साइड इज कॉल्ड द रोड लेस ट्रैवल्ड. लेस ट्रैवल्ड मतलब जो ज़्यादातर लोग उसको चूज़ नहीं करते. सो पोएट क्या करता है, वो कौन सा रास्ता चूज करता है वो तो हमें पोएम में जाकर ही पता चलेगा. बट बिफोर वी एक्चुअली बिगिन द पोएम, लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट कि ये स्टोरी कब, ये पोएम कब लिखी गई, पोएट ने क्यों लिखी और पोएट की क्या रीजनिंग थी ये पोएम लिखने के पीछे. राइट, सो लाइक आई सेड, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट कम्स फ्रॉम यूएसए. सो ये अमेरिकन पोएट हैं और काफ़ी फेमस पोएट हैं और इन्होंने ये पोएम लिखी है. और ये बात 1915 की है, 1915, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था, शुरू हो गया था, तो तब ये पोएम लिखी गई थी. और ये पोएम जो है एक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव पोएम का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसके पीछे एक स्टोरी हो. So there is a small anecdote, there is a small story behind this poem and the story goes like this कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था थॉमस, एडवर्ड थॉमस. तो रॉबर्ट और थॉमस काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि वो दोनों साथ हाइकिंग करने जाते थे. हाइकिंग मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाते थे या फिर वॉक पर जाते थे, स्ट्रोल पर जाते थे, दोनों अक्सर साथ ही जाते थे. एंड ये जो थॉमस थे ये थोड़े इनडिसाइसिव टाइप के थे. इनडिसाइसिव मतलब वो डिसीजन जल्दी से क्विकली ले नहीं पाते थे और वो कंफ्यूज रहते थे. और इतनी कंफ्यूजन थी कि जब वो वॉक करने जाते थे तब भी वो कंफ्यूज रहते थे, ये रास्ता लें या ये रास्ता लें. सो दे वर ऑलवेज कन्फ्रंटेड विद टू रोड्स एंड दे थॉमस वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड which way to take, which path he should decide, which path he should take. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनको मॉक करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए ये पोएम लिखी एंड इट एक्चुअली बिकेम वेरी फेमस एंड इट ऑल्सो हैज़ अ डीपर कॉनोटेशन टू इट एज वेल. तो रॉबर्ट ने जब ये पोएम लिखी, उन्होंने कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को सुनाई एंड दे वर सरप्राइज्ड टू सी दैट हाउ सीरियस द मीनिंग दिस पोएम हैज़. एंड देन इट वॉज पब्लिश्ड. एक पोएट्री का कलेक्शन था एंड दैट इज कॉल्ड माउंटेन इंटरवल. और अगले साल 1915 के बाद 1916 में ये पोएम माउंटेन इंटरवल में भी पब्लिश हुई. सो आई एम श्योर कि इस छोटे से इंसिडेंट से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा इस पोएम के अंदर.
So now let's go to our lesson, let's go to the poem and let's try to understand it word by word, and then we will be looking at the questions, the in-text questions, and I will be covering that in this video. So now I am on my lesson screen. आप देख सकते हैं the road not taken. You must have had to make choices sometimes. हम सब की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब हमें choices करनी पड़ती हैं. Did you ever feel unsure of your choice? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मैंने जो choice ली, मैंने ठीक चॉइस ली या मैं ठीक चॉइस ले रहा हूँ या नहीं? Was it because you didn't know what your choice would lead you to? और क्या ऐसा इस वजह से था कि आपको ये नहीं मालूम था कि जो मैं चॉइस लूँगा, जो मैं निर्णय लूँगा, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? सो यही पोएम का आज का थीम है एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. सो पोएट जो हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इस पोएम में कहते हैं द रोड नॉट टेकन. वो कहाँ पर है? एक क्रॉस रोड पर है. क्रॉस रोड मतलब एक ऐसा रास्ता जो कि दो रोड्स में डिवाइड हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है. डाइवर्ज मीन्स अलग अलग दिशाओं में बट जाता है. देयर आर टू रोड्स एंड ही हैज टू चूज वन. और दो रोड्स हैं और उनमें से उसे कोई एक चूज करना है. रीड द पोएम अलाउड एंड एंजॉय इट्स रिदम. आपको ये पोएम रीड अलाउड करनी है, यानी कि जोर से पढ़नी है. उसके साथ साथ आपको उसकी जो रिदम है उसको भी एंजॉय करना है. एंड देन यू रीड इट साइलेंटली. उसके बाद आप साइलेंटली पोएम रीड करें ताकि आपको उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए. So I'm going to read the poem first aloud and then I'm going to explain the meanings word by word. So let's get started with it. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. By Robert Frost. So, poem क्योंकि एक रिदम होता है, सो यू मस्ट सी अ रिदम इसमें है डेफिनेटली. सो द रिदम इज ओवर हियर. जो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं यूजुअली कुड, वुड, स्टूड, कुड, फेयर, वेयर, देयर, ले, डे, वे, एंड ब्लैक एंड बैक. देन साई, आई, बाय, and hence and difference. So as you see, there is a very different kind of a rhythm. Different kind of a rhythm है इस poem में, और वो हमें identify करना आना चाहिए. Usually last word जो होता है उससे हम rhythm देख लेते हैं. Okay. Now let's understand the poem word by word. So first line कहती है two roads diverged in a yellow wood. अब yellow wood क्या है? Yellow wood जो है वो एक wood का मतलब होता है forest, and yellow का मतलब जहाँ पर जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं. So looks like it is a month of autumn, जहाँ पर पतझड़ का मौसम होता है, जब सारी पत्तियां जो होती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं. सो मानो पूरा जंगल ही पीला पीला सा दिखने लगा है. तो कवि जो है, जो पोएट है, वो एक पीले वन के बीच से अकेला गुजर रहा था. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. सो वहां पर जब वो गुजर रहा था तो उसने देखा दो रोड्स हैं, दो सड़कें हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं. सो दिस इज हाउ इट इज, एंड it is going, the roads are going in opposite direction. One is going, let's say, in the east and the other is going in the west. And sorry, I could not travel both. और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सका, और मेरे लिए ये चुनाव करना कठिन हो गया था कि मैं कौन सी सड़क पर जाऊं. दोनों पर चलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, संभव ही नहीं था, तो असंभव था मेरे लिए. आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. मैं एक ट्रैवलर था वहां पर, एक राहगीर था. मैं बहुत देर तक, लॉन्ग मतलब देर तक, मैं वहां पर खड़ा रहा, और मैं
देखता रहा इतनी दूर तक जितनी दूर तक मेरी नजर गई, जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा सकती थी वहां तक मैंने देखा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर जा सकती थी। लुक डाउन मतलब मैंने वहां पर देखता गया एक रोड पर। और जब वो वहां से मुड़ गया, अब आगे देखना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तो जब वो बेंट हो गया था, अंडरग्रोथ में बेंट हो गया था, मतलब वो वहां पर काफी घास थी और काफी सिचुएशन आ गई थी कि मैं उतना दूर नहीं देख पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब आगे नहीं देख पाऊंगा, तो इसलिए मैंने अपनी नजर वहां से हटा ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो उधर मुड़ गया है रास्ता, इसलिए मैं ये वाला रास्ता, उसका ऑपोजिट रास्ता मैं ले लेता हूँ। एंड टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो दूसरा रास्ता भी मुझे उतना ही आकर्षक, उतना ही अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पर वो मुझे बेहतर लग रहा था। क्यों? क्योंकि इट वॉज ग्रासी। ग्रासी मतलब उसमें काफी घास थी, और उस इट वॉन्टेड वेयर। वेयर मतलब उसको अभी गंदा नहीं किया गया था, उसको अभी खराब नहीं किया गया था। जैसे मान लो अब अगर हम घास के रास्ते पर चलते हैं तो घास जो है थोड़ी सी टूट जाती है, थोड़ी कुचल दी जाती है। तो उस रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे कम लोग चले हों और उस रास्ते पर ज्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि इस रास्ते पर लोग ज्यादा नहीं चले हैं क्योंकि इसमें घास घास ज्यादा है और ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है इस रास्ते का, तो मैं इस रास्ते पर चलता हूँ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। मतलब वो यही कहना चाहता है इन दोनों लाइन से कि जब हम चलते हैं घास के ऊपर तो उससे वो वेयर आउट हो जाती हैं। वार्न देम आउट रियली अबाउट द सेम मतलब जिस रास्ते पर ज्यादा चला जाता है उस रास्ते की घास जो है वो ज्यादा खराब हो जाती है, ज्यादा घिस जाती है और घास उखड़ जाती है, रास्ता जो है थोड़ा गंदा सा लगने लगता है। तो मैंने दूसरा रास्ता लिया जहाँ पर घास बहुत अच्छी सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वहां पर ज्यादा लोग चलकर नहीं गए हों, क्योंकि घास एकदम फ्रेश फ्रेश सी लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ज्यादा लोग इसके ऊपर चले हैं, तो इसलिए मैंने वो वाला रास्ता चूज किया। अब क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और दोनों ही सड़कें एक तरह से उस सुबह के टाइम पर एक जैसी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उन लीव्स के ऊपर चला नहीं था। वहां पर जो लीव्स गिरी हुई थी, जो पत्तियां गिरी हुई थी पेड़ों से, उन लीव्स के ऊपर अभी तक कोई चला नहीं था। ट्रॉडन ब्लैक मतलब उसके ऊपर बिखरी पत्तियों के ऊपर चला नहीं था कोई भी, और लीव्स जो थी अभी तक काली नहीं पड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेशनेस है उसमें अभी भी। उसके बाद मैं दुविधा में पड़ गया, मैं तो कंफ्यूजन में हो गया। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने सोचा था कि मैं किसी और दिन उस फर्स्ट वाले पाथ पर जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। और मुझे पता था कि जब मैं एक दूसरी सड़क चुन लूंगा तो मैं वापस नहीं आ सकता और मैं इस वाली पहली वाली सड़क पर दोबारा नहीं जा सकता। फिर भी मैंने सोचा यार काश मैं इस फर्स्ट सड़क पर, पहली वाली सड़क पर दोबारा किसी और दिन चला जाता। एट द सेम टाइम मुझे ये भी मालूम था कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा रास्ता बनता चला जाता है। तो मैं यही डाउट कर रहा था अपने आप को, यही मैं दुविधा में था कि मैं कभी इस दूसरे रास्ते पर ट्रैवल कर पाऊंगा या नहीं। इसका मुझे शक था कि मैं कभी वापस से इस रास्ते पर वापस लौट पाऊंगा कि नहीं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. Ages and ages hence का मतलब है बहुत सालों के बाद, बहुत बहुत सालों के बाद मैं ये चुनाव जो मैंने किया है कि मैंने कौन सा रोड चूज किया है, मैं इसके बारे में बहुत बहुत सोचता रहूंगा कि मैंने क्या रास्ता चूज कर लिया और क्या मैंने सोच के किया। ये शायद मुझे कुछ पछतावा रहेगा, अफसोस सा होता रहेगा कि काश मैंने वो रास्ता चुना होता, काश मैंने ये रास्ता नहीं चुना होता। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने मित्र थॉमस के लिए लिखी थी, और लाइक आई सेड इट वाज रिटन 1915 और ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। तो उस टाइम पर थॉमस जो थे वो काफी इनडिसाइसिव भी थे कि उन्हें वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये पोयम पढ़ी उन्होंने अपना मन बना लिया कि हाँ मुझे ऐसा मेहनत वाला काम करना है और मुझे वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करना है।
किसी भी हालत में, तो उन्होंने वो ज्वाइन करा और ऐसा हुआ कि उनकी ही वॉज मार्टियर्ड, उनकी डेथ हो गई, ही वॉज किल्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन वो एक एक योद्धा कहलाए, एक मार्टियर कहलाए, वो एक कावर्ड नहीं कहलाए जो अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस पोयम से उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन पर वो खरे उतरे। फिर एंड में पोएट यही बताता है कि बहुत सालों के बाद जब मैं उस बारे में सोचूंगा कि काश मैंने दूसरा रोड लिया होता, मैं अपने आप से यही कह रहा हूँ काश मैंने वो रोड लिया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इतने वर्षों के बाद भी वो शायद अपने बच्चों को बताएंगे या अपने आई शैल बी टेलिंग दिस, मतलब आई शैल बी टेलिंग दिस मतलब कि मैं किसी को बता रहा हूँ। विद अ साई का मतलब है कि एक अफसोस, एक दुख के साथ, कि एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं बहुत सालों के बाद ये बात बता रहा हूँ किसी को कि एक टाइम पर मैं ऐसे जंगल में था, ऐसी जगह पर था जहाँ पर दो राहें थीं। मैं एक दोराहे पर खड़ा था जहाँ पर दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे और मैंने ऐसा रोड लिया, मैंने ऐसा रास्ता चुना जो कि लेस ट्रैवल्ड था, जो कि ज़्यादा लोगों ने चुना नहीं था। और उस ज़्यादा लोगों ने चुना नहीं था मतलब मैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी परसिवरेंस से, अपने हार्ड वर्क से मैं उस रास्ते पर चला और उस रास्ते पर आगे बढ़ा और उसी चॉइस ने, उसी डिसीजन ने सारी मेरे जीवन का मानो मार्गदर्शन ही करा दिया हो, मेरे जीवन के डायरेक्शन ही चेंज कर दी हो। सो दैट एग्जैक्टली what motivated Thomas to join the World War I and participate in it, right? तो उस समय मैंने ऐसा मार्ग चुना जो कि हरा भरा था, साफ सुथरा था, नया था, और उस निर्णय ने, उस डिसीजन ने मेरे जीवन का मार्ग सदा के लिए निर्धारित कर दिया और इसी ने उसके जीवन में, पोएट के जीवन में सारा अंतर ला दिया। So I hope you have understood this poem. Now let's come to the questions and answers. आते हैं हम in text questions 14.1 पर। Do you think it was easy for the poet to choose between the two roads? क्या आपको लगता है कि पोएट के लिए दोनों रोड्स में से चूज करना आसान फैसला था या एक मुश्किल फैसला था? डेफिनेटली पोएट के लिए ये चूज करना बहुत ही मुश्किल था। तो इसका आंसर है ये, no, it was not an easy decision for the poet to choose between the two roads. The attraction of both the roads was the same. He was the lone traveler there and he stood there long and took his own time to decide which way to go. Now, moving further to in-text question 14.2. फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो? पोएट ने वुड को येलो क्यों बोला? वुड मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को येलो क्यों बोला? आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि वो ऑटम सीजन था इसीलिए। एंड द आंसर इज द पोएट कॉल्ड द वुड येलो वुड बिकॉज इट वाज द ऑटम सीजन एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैड टर्न्ड येलो। द एंटायर फॉरेस्ट हैड टर्न्ड येलो। Now, who is the travel? Why does he feel sorry? Traveler कौन है और वो सॉरी क्यों फील करता है? Traveler खुद पोएट है और वो सॉरी इसलिए फील करता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सा रोड ले। ही इज कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, दिस इज द आंसर। द ट्रैवलर इज नन अदर देन द पोएट हिमसेल्फ। He feels sorry that he could not travel to both the ways and he had to make a difficult choice of choosing the path he wanted to take. Okay, next question is, why does the poet look down the road as far as he can see? Poet ने उस रोड को उतनी देर तक क्यों देखा जब तक उसकी निगाह वहां तक गई नहीं, उसकी दृष्टि वहां तक गई नहीं? बिकॉज वो इंश्योर करना चाहता था कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। एंड यू वुड राइट लाइक दिस, द पोएट हैड टू टेक अ डिसीजन विच वे टू गो, सो ही वांटेड टू हैव अ लॉन्ग हार्ड लुक ऑन द वे ही इंटेंडेड टू टेक। सो he looked down the road as far as he could see. The way was lost in the bushes, so he could not see further. And the last question here is, choose the correct option to explain the phrase bent in the undergrowth. Bent in the undergrowth phrase का मतलब क्या है? There were bushes, one couldn't see beyond a point. The road was grassy and full of leaves. And the answer is, one couldn't see beyond a point. So second point is the right answer. Now let's come to in-text questions 14.3.
And the first question is, does the poet take the road he was looking at in the first stanza? पोएट ने जिस रोड पर दूर तक देखा, क्या पोएट ने वो चूज किया? नहीं, पोएट ने दूसरा रोड चूज किया. So we know that, and the answer is right here. No, the poet took another road. Why does the other road have better claim? दूसरे रोड का बेटर क्लेम क्यों है? क्यों? क्योंकि उस रोड पर ज्यादा ग्रास थी, उस रोड पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, उसकी लीव्स अभी तक काली नहीं पड़ी थी और वो लग रहा था कि नया रास्ता है, इसीलिए उसका ज्यादा बेटर क्लेम है. Okay, let's write it down. And the answer is, the other road was grassy and wanted wear. Its leaves had not been turned black by the people walking on it. It appeared as a new road, so it had a better claim. Now moving forward to 14.4 in text questions, and these are the questions. First one, pick out the lines which say that both the roads looked similar in the morning. किन lines से पता चलता है कि दोनों रोड्स मॉर्निंग में एक जैसे लगते हैं? तो हम देख लेते हैं इधर ही, इट इज रिटन राइट ओवर हियर. सो दिस इज द स्टैंजा जिससे पता चलता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मतलब दोनों सेम सेम लगते थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. तो दोनों ही रोड्स के ऊपर जो लीव्स पड़ी हुई थी वो काली नहीं हुई थी, मतलब लग रहा था कि दोनों के ऊपर अभी चला नहीं गया है, सुबह सुबह वो सेम लग रहे थे. अच्छा, वे लीड्स ऑन टू वे. वे लीड्स ऑन टू वे मतलब रास्ते से रास्ता बनता है. That means one road joins another road ahead. So this is it. Now let's move to in-text questions 14.5. Alright, now first question is, in the first stanza, the poet is talking of the present time when he has to choose one of the roads. What time is he thinking of in the last stanza? अब फर्स्ट स्टैंजा में तो उसने प्रेजेंट टाइम की बात बताई कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दोराहे पर और मैं कौन सा रूट चूज करूँ, लेकिन लास्ट स्टैंजा में उसने कौन से टाइम को बताया है, तो ये बात पता चलती है इससे. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मतलब बाद में, एजेस मतलब बहुत बहुत साल, यानी कि बहुत बहुत साल के बाद. दैट मीन्स ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो इन फ्रेजेस से पता चलता है somewhere ages and ages hence, लेकिन किस बात की बात कर रहा है? he is talking about the future. Okay, what has made all the difference? किस चीज ने सारा डिफरेंस कर दिया? So the answer is, his decision of choosing that road has made all the difference. The poet thinks that things would have been different if he had taken the other road. वो that क्या है? And that has made all the difference. तो ये that का मतलब है कि उस रोड को चूज करना का जो उसका निर्णय था, जो फैसला था, उस डिसीजन ने सारा चेंज कर दिया, सारा डिफरेंस ला दिया, सारा बदलाव ला दिया. सो दैट मीन्स दैट डिसीजन दैट ही टुक when he took to choose the other road. So the answer is, that refers to the poet's decision to take the other road. Okay, now we move on to the overall questions. First question is, what do the two roads stand for in the poem? टू रोड्स जो हैं बेसिकली, लाइक वी डिस्कस्ड इन दिस पोएम, ये पोएम जो है सिर्फ रोड्स के बारे में नहीं है कि भाई आप कहीं जा रहे हो और आपने एक रोड में दो रोड्स में से एक रोड चुन लिया. नो, दिस पोएम इज नॉट अबाउट द रोड्स, इट इज अबाउट द चॉइसेस दैट पीपल फेस इन देयर लाइफ. सो डेफिनेटली द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस दैट वी हैव इन द लाइफ. So the answer is this, the two roads are symbolic in the poem. Symbolic मतलब एक किसी चीज को symbolize कर रहे हैं. They refer to the choices that we have to make in our life. Everybody has to make certain choices in life at one point of time or the other. And that exactly is what this poem talks about. Does the poem relate to some situations in your life when it was not easy for you to take a decision? Definitely ये आपके ऊपर ponder करना है, आपको सोच विचार कर जवाब देना है कि क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई जब आपके लिए मुश्किल हो गया था एक डिसीजन लेना. So it is up to you to decide to write and think about it कि आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया when you actually had to take a decision and you couldn't, or you took the other decision, और आपने किससे सलाह की, आपने किससे एडवाइस ली. So try to write it in your own words and maybe let me know, send it to me on my email. Next question है कि आप
स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं, आपको अपने करियर के बारे में डिसाइड करना है और आपको कॉलेज में एक न्यू सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, आप ये डिसीजन कैसे लेंगे? आप अपने इंटरेस्ट देखेंगे, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका क्या एप्टीट्यूड है, कहाँ आपका झुकाव ज़्यादा है, डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप उसको फंड कर सकते हैं कोर्स को या नहीं, आपके घर में या घर के बाहर जिम्मेदारियां हैं तो क्या हैं, आप अपने टीचर से सलाह लेंगे, किसी करियर काउंसलर से कंसल्ट करेंगे या इंटरनेट पर गूगल करेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स और सीनियर से पता करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक एक पैराग्राफ लिखें, आप एक जस्टिफिकेशन दें कि आप क्या करियर चूज करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल्सो थिंग टू पॉन्डर। आप अपने आप भी सोच सकते हैं कि अब मैं 12वीं कर लूंगा तो मैं अब उसके बाद क्या करूंगा। तो ये आपके लिए भी एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि आप सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प you take the right decision. So that's all for today's class. I will see you with the next lesson, lesson number 16. I must know the truth, and I will come up with that lesson very soon. Till then, take care, God bless, and have a great day ahead. Bye.